नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर इथिक्स की जो क्लास नोट्स हैं दृष्टि आईएएस के, उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ कि जो दृष्टि के 70 वीडियो नहीं 70 वीडियो जो इथिक्स के हैं उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि उसमें जो टर्म्स होते हैं जो सर ने एक्सप्लेन किया है उसको आप जब समझ के क्लास नोट्स देखेंगे तो आई थिंक वो बेटर तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पे हम अगले जो है सेशन को चलाएंगे ही। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि 70 वीडियो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा कुछ दिनों में, ठीक है, आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे लिंक। आगे स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। जो पहला है अभिवृत्ति के प्रकार यानी फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति व्यक्ति के जीवन को कई तरह से प्रभावित करती है। यह जीवन को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करती है, अतः इसके प्रकारों का अध्ययन लाभ व हानि में वर्गीकृत करके किया जा सकता है। पहले हम अभिवृत्ति के तीनों पक्षों से जुड़े प्रकारों या लाभों का अध्ययन करेंगे। बात करते हैं संज्ञानात्मक प्रकार की यानी कॉग्निटिव फंक्शन की। पहला है स्कीमा या अन्विति योजना। अभिवृत्तियाँ सामाजिक जगत को समझने तथा उसका अर्थ निर्धारण करने में हमारी मदद करती हैं। दरअसल अभिवृत्तियाँ मन के लिए अन्विति योजना अर्थात स्कीमाज या संज्ञानात्मक खाँचों अर्थात कॉग्निटिव फ्रेमवर्क की तरह कार्य करती हैं। एक स्कीमा या अन्विति योजना को एक ऐसी मानसिक संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी वस्तु के बारे में सूचना के प्रक्रमण अर्थात प्रोसेसिंग के लिए एक रूपरेखा या दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह हमारी स्मृति में संग्रहित मौलिक इकाइयाँ हैं और खाँचों की तरह कार्य करती हैं। फलस्वरूप संज्ञान के लिए वांछित समय या मानसिक प्रयास की मांग कम कर देता है। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए कि इसमें क्या है कि हम जैसे कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने का हमारे दिमाग में हमारे माइंड में एक पैटर्न बन जाता है, और हर इंसान चाहता है कि उसका जो मनुष्य क्या है आलसी है, स्वभाव से आलसी होता है, और वह चाहता है कि कोई भी कार्य जो है कितने कम से कम समय में हो सके। तो उसके लिए एक इंसान जो है वो एक पाथ डिसाइड कर लेता है। मान लीजिए एक बैंक जैसे कि मैनेजर है तो वो उसका एक कार्य होगा, वो डेली उसी कार्य को करता है, उसके दिमाग में वो पैटर्न बन गया है, ठीक है, और वो उसी तरीके से कार्य करता है। तो वो क्या है, उसका एक संज्ञानात्मक पक्ष यहाँ पर दिखाया गया है कि जो कि उसी को कार्य को रिपीट कर रहा है और इसका एक पथ बन चुका है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो है वांछित समय और मानसिक प्रयास की मांग कम कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता वो पुराने जो खाँचे जो डेवलप हो चुके हैं उन्हीं के बेसिस पे वो आगे के कार्यों को संपन्न करता है। इसी प्रकार कहते हैं कि जैसे कोई अगर नवयुवक है तो अगर आप उसको किसी कार्य के लिए कहेंगे तो वो इनोवेटिव होगा, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करेगा, अलग अलग तरीके से सोचेगा। जबकि अगर वही उम्रदराज व्यक्ति को आप उसी कार्य करने के लिए कहते हैं तो वो उसका एक पाथ डेवलप हो चुका है और वो ज़्यादा दूसरे तरीके को ढूंढने के बजाय वो उसी पाथ पर काम करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा माइंड है जो कि हमारे माइंड में पैटर्न बन जाता है, वही चीज़ें समझाने का प्रयास किया गया है। फलस्वरूप संज्ञान के लिए वांछित समय व मानसिक प्रयास की मांग कम कर देती है। कई अनुसंधान बताते हैं कि मनुष्य जब भी किसी सामाजिक स्थिति को अनुभव करता है तो सबसे पहले वह हर उद्दीपक को सकारात्मक या नकारात्मक में वर्गीकृत करता है तथा उसी के आधार पर उस अनुभव का वर्गीकरण करता है। सकारात्मक या नकारात्मक का निर्धारण अभिवृत्तियों के अनुसार ही होता है। बात करते हैं अवांछित सूचनाओं से बचाव यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। हमारे आसपास असंख्य सूचनाएं हर समय मौजूद रहती हैं। सहज रूप में जीने के लिए ज़रूरी है कि अनावश्यक सूचनाओं से हम न उलझें। अभिवृत्तियाँ इसमें अत्यंत सहायक होती हैं। जिन विषयों के प्रति हमारी नकारात्मक अभिवृत्तियाँ हैं या जिनके संबंध में अभिवृत्तियाँ हैं ही नहीं, हम उनसे जुड़ी सूचनाओं के प्रति प्रायः लापरवाह बने रहते हैं, और यह आवश्यक भी है। सकारात्मक अभिवृत्ति वाले विषयों में भी सकारात्मकता की तीव्रता के अनुसार हम सूचनाएं एकत्र करते हैं। बात करते हैं भावनात्मक प्रकार की अर्थात अफेक्टिव फंक्शन की। तो आत्म अभिव्यक्ति प्रकार जिसके अंतर्गत है सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन। अभिवृत्तियाँ हमारी भावनाओं से गहरे तौर पर जुड़ी होती हैं। जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हमारी भावनाओं से गहरे तौर पर जुड़ा होता है। इसलिए अभिवृत्तियों के अनुकूल व्यवहार करने पर हमें संतोष मिलता है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं।
यानी यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारे भावनाओं से जुड़ा रहता है गहरे तौर पर। और वही चीज़ कहा गया कि व्यवहार जो है क्या कि अभिवृत्तियों के अनुकूल, यानी जो हमारी अभिवृत्तियाँ बन चुकी है उनके अनुकूल जब हम कार्य करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया है। देखिए इसमें थोड़े से टफ़ आपको कई टर्म्स लग रहे होंगे, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको नहीं लगेंगे, और अगर आपको लग भी रहे होंगे तो लास्ट में जो पैराग्राफ होता है वो नोट्स की इस विशेषता है कि वो सारी चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, और जहाँ पर उदाहरण देकर समझाया गया है वो नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, इसी में भी समझाया गया है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें क्या है आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको 2-3 टॉपिक समझ नहीं आ रहे तो उसकी चिंता करने की आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सामाजिक चिंताओं की अभिव्यक्ति यानी वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। हमारी अधिकांश अभिवृत्तियाँ सामाजिक परिवेश के अनुसार बनी होती हैं, उनके मूल में सामाजिक हित की प्रेरणा छिपी होती है। ऐसी अभिवृत्तियों को व्यक्त करने में यह अनुभूति भी होती है कि हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा पा रहे हैं। यह सामाजिक संतोष मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आत्मरक्षार्थ प्रकार यानी ईगो डिफेंस फंक्शन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सामाजिक चिंताओं की अभिव्यक्ति, क्या कहा गया है कि हमारी वृत्तियाँ जो हैं वो सामाजिक परिवेश के अनुसार बनी होती हैं। यहाँ पर सर ने यह भी डिफ़ाइन किया था कि आपका खुद का व्यक्तित्व उतना है जितना आप समाज से अलग हैं। ठीक है, अगर आप समाज के हिसाब से हैं तो आपका व्यक्तित्व आप में कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि एक समाज का जो व्यक्ति है उसके कुछ मूल्य होंगे, अगर आप उन्हीं मूल्यों पर हैं और आपका उतना ही मूल्य है, उसके अलावा कुछ मूल्य नहीं, तो आपका व्यक्तित्व शून्य है। ठीक है, हाँ, अगर आपका समाज से मूल्य ज़्यादा है तो वही जो ज़्यादा है पार्ट, वही आपका क्या है, मूल व्यक्तित्व है। वही चीज़ कहा गया कि सामाजिक चिंताओं की अभिव्यक्ति होती है। जो हमारी अधिकांश अभिवृत्तियाँ होती है वो सामाजिक परिवेश के अनुसार बनी होती हैं, यानी सामाजिक परिवेश के हिसाब से हमारी अभिवृत्तियों का निर्माण होता है, और सामाजिक हित की प्रेरणा छिपी होती है। ऐसी अभिवृत्तियों को व्यक्त करने में जो है अनुभूति भी होती है। अब आत्मरक्षार्थ प्रकार यानी ईगो डिफेंस फंक्शन की बात करते हैं। हमारी अभिवृत्तियाँ समाज की नज़र में तथा हमारी नज़र में हमारा सम्मान बढ़ाती हैं। अभिवृत्ति समाज के अनुकूल हों या प्रतिकूल, दोनों स्थितियों में ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए जिस विषय पर समाज में सहमति है उस विषय को यदि हम तीव्रता से व्यक्त करें तो समाज तो हमारी प्रशंसा करता ही है, हमें भी महसूस होता है कि हम समाज के प्रतिनिधि हैं। अगर हम किसी सामाजिक कुरीति का विरोध करें तो रूढ़िवादी लोग हमारा विरोध करेंगे, किंतु समाज के प्रगतिशील लोग हमारी अभिवृत्तियों का सम्मान करते हैं, जिससे हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अहम अर्थात ईगो की रक्षा के लिए अभिवृत्ति परिवर्तित भी हो सकती है। जैसे यदि आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं परंतु दूसरा व्यक्ति आप में रुचि नहीं ले रहा है या ले रही है, तो आपकी अभिवृत्ति अपने अहम की रक्षा के लिए परिवर्तित हो जाएगी और आप यह मान लेंगे कि आप वास्तव में उस व्यक्ति से मित्रता करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, कई बार होता है ना कि अंगूर खट्टे हैं, जब अंगूर मिलता ही नहीं तो हम क्या होते हैं, आत्मरक्षार्थ पर यानी अहम को सामने जब आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ये हम मान लेते हैं कि ये चीज़ें जो है हमारे लिए बुरी हैं या फिर ये चीज़ें नकारात्मक दृष्टि से हम देखने लगते हैं। व्यवहारात्मक प्रकार की बात करते हैं यानी बिहेवियरल फंक्शन की बात करते हैं। क्रियाओं का चयन आसान हो जाता है तथा व्यक्तित्व के भीतर संगति ABC बनी रहती है। A फॉर अफेक्शन, B फॉर बिहेवियरल और C फॉर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। ठीक, इस तरह से आपने देखा भी था पिछली कक्षाओं में। अब अभिवृत्तियों की हानियों के बारे में बात करते हैं, डिमेरिट्स ऑफ एटीट्यूड की। अभिवृत्तियों से सिर्फ लाभ नहीं होता, कुछ नुकसान भी होते हैं। इनके प्रमुख नुकसान अगर बात किया जाए तो इनसे रूढ़िवाद बढ़ता है, क्योंकि अधिकांश अभिवृत्तियाँ बचपन में ही विकसित हो जाती हैं और उन्हें बदलना काफ़ी कठिन होता है। इससे सामाजिक रूढ़ियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती हैं। व्यक्ति का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ और तटस्थ नहीं रह पाता, जबकि सिविल सेवक के लिए ज़रूरी है कि उसका दृष्टिकोण जो है वो तटस्थ और वस्तुनिष्ठ हो। वहीं तीसरा बात करें कि व्यक्ति में लचीलापन कम हो जाता है, अर्थात परिस्थितियां बदल जाने पर वह आसानी से समायोजित नहीं कर पाता है। चौथा, समाज के वंचित वर्गों को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। एक तो वे पहले ही वंचित हैं और साथ ही शोषक वर्ग की अभिवृत्तियां उनके विचारों या व्यवहारों को बदलने नहीं देती। दलितों, महिलाओं, अश्वेतों, विकलांगों और अल्पसंख्यकों के शोषण की बड़ी वजह प्रभुत्वशाली समूहों में उनके प्रति नकारात्मक अभिवृत्तियों का होना है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनका संचरण होता रहता है। ठीक है, तो ये गलत अभिवृत्तियाँ जो बन गई हैं जिसकी वजह से गरीबों का और अल्पसंख्यकों का शोषण होता है। अब बात करते हैं अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर।
प्रायः यह अपेक्षा होती है कि व्यवहार अभिवृत्ति का तार्किक रूप से अनुसरण करे, परंतु अभिवृत्ति व व्यवहार का संबंध जटिल है और किसी अभिवृत्ति का व्यवहार में परिवर्तित होना अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसीलिए कई बार अभिवृत्ति व्यवहार में परिवर्तित नहीं होती है और कभी कभी तो किया गया व्यवहार अभिवृत्ति के प्रतिकूल भी हो सकता है। यानी जो है अभिवृत्ति और व्यवहार, यानी जो से हमारी अभिवृत्ति है, कई बार कहते हैं ना कि हमारा जो अभिवृत्ति है, यानी जैसे हम खुद हैं, हम अपने आप को ऐसे दिखाते नहीं, ठीक है। हमारा व्यवहार जो होता है वो हमारी अभिवृत्तियों से अलग होता है, उसके प्रतिकूल कई बार हो सकता होता है। किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति अगर व्यवहार में रूपांतरित नहीं हो पा रही है तो बड़ी संभावना है कि कुछ परिस्थितियां इस मार्ग में बाधा बनकर उपस्थित होंगी। ऐसी सभी परिस्थितियों के समूह को परिस्थितिगत बाधाएं कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि अभिवृत्ति में ही कुछ समस्या हो और वह व्यवहार में रूपांतरित न हो पा रही हो। यदि समस्या अभिवृत्ति में है तो उसका अध्ययन अभिवृत्ति के पक्षों के अंतर्गत किया जाता है। अभिवृत्ति व व्यवहार के संबंध को प्रभावित करने के प्रमुख 3 कारक हैं। कौन कौन से? पहली है परिस्थितिगत बाधाएं अर्थात सिचुएशनल कॉन्ट्रेंट। दूसरा है अभिवृत्ति से जुड़े पक्ष अर्थात आस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड। तीसरा है समय कारक अर्थात टाइम फैक्टर। अब बात करते हैं परिस्थितिगत बाधाओं की, यानी सिचुएशनल कॉन्ट्रेंट्स की। अभिवृत्ति व्यवहार में परिणत होगी या नहीं, यह उस समय की परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक अभिवृत्ति व व्यवहार के संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे प्रमुख कारक हैं मूल्य अर्थात वैल्यू सिस्टम, सामाजिक दबाव अर्थात सोशल प्रेशर, व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी ट्रेट और महत्वाकांक्षाएँ अर्थात एस्पायरेशंस। मूल्य, बात करते हैं मूल्य यानी वैल्यू सिस्टम की। मूल्य व अभिवृत्ति में अंतर विरोध होने पर अभिवृत्ति व व्यवहार का संबंध प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार इस बात से निर्धारित होगा कि मूल्य और अभिवृत्ति में किसकी तीव्रता अधिक है। यदि मूल्य की तीव्रता अधिक हुई तो उसी के हिसाब से व्यक्ति जो है अपने कार्यों को यानी व्यवहार में उसको लाएगा, और यदि अभिवृत्ति हावी होती है, तीव्रता उसकी अधिक होती है, तो वो उसी के हिसाब से बिहेव करेगा। अगला है सामाजिक दबाव यानी सोशल प्रेशर। यदि समाज एक बंद समाज है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है और व्यक्ति को सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अभिवृत्ति तथा व्यवहार में असंगति की मात्रा अधिक होगी। दूसरे ओर एक खुले समाज में सामाजिक दबाव कम होता है और व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के अनुकूल व्यवहार कर पाता है, अतः अभिवृत्ति तथा व्यवहार में अधिक संगति होती है। क्या बताया गया है कि अगर आपको माहौल मिलेगा तो अपनी अभिवृत्तियों के अनुसार जितनी ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी उतनी ज़्यादा जो है आप अपनी अभिवृत्तियों के अनुसार अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आपको दबाया जाएगा, सामाजिक दबाव पड़ेगा, तो आपकी कहीं ना कहीं अभिवृत्तियाँ जो है वो दब जाएंगी। अभिवृत्ति का व्यवहार में परिवर्तन इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या वह जिन सामाजिक मान्यताओं या परंपराओं से भिन्न है वे कितनी महत्वपूर्ण है। यदि विचलन गांव परंपराओं से है तो असंगति कम होगी, परंतु यदि विचलन मूलभूत परंपराओं से है तो असंगति अधिक होगी। जैसे यदि किसी की अभिवृत्ति पैर छूने या सुबह उठने जैसी गौड़ परंपराओं के प्रति नकारात्मक है तो उसे व्यवहार में परिणित करने पर अधिक सामाजिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, अतः संगति अधिक होगी। परंतु यदि विचलन समाज की आधारभूत परंपराओं से है, जैसे सगोत्रीय विवाह, अंतर्जातीय विवाह, तो सामाजिक दबाव की मात्रा अत्यधिक होगी और अभिवृत्ति तथा व्यवहार में असंगति भी अधिक होगी। ठीक है, जब सामाजिक दबाव पड़ेगा, आप अंतर्जातीय विवाह करेंगे, सामाजिक दबाव पड़ेगा, तब आपकी अभिवृत्ति तो ये है कि जो है इसके प्रति नकारात्मक है, लेकिन जैसे सामाजिक दबाव पड़ेगा तो आप क्या होंगे, आपकी अभिवृत्ति कुछ और रहेगी और व्यवहार में कुछ और, यानी तब अपने जाति के अंतर्गत आप विवाह करेंगे, तो ये सामाजिक दबाव के कारण होता है। तो इसमें क्या होती है कि आपकी अभिवृत्ति है व्यवहार से जो है असंगत रूप से यहाँ पे दिखाई गया है। बात करते हैं व्यक्तित्व का, नहीं पर्सनालिटी ट्रैट की। यदि व्यक्तित्व आक्रामक है तो असंगति न्यूनतम होगी, परंतु कमज़ोर व्यक्तित्व की स्थिति में असंगति अधिक होगी। इसी प्रकार बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति में अंतर्मुखी व्यक्तित्व की अपेक्षा असंगति अधिक होगी। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में क्या मतलब होता है, जैसे इंट्रोवर्ट क्या होता है कि जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाता, और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है कि अपने आप को पूर्ण रूप से
जो भी हो, ठीक है, किसी के सामने व्यक्त करना, समाज में व्यक्त करना अपने आप को, तो उसे हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, यानी खुला हुआ इंसान। महत्वाकांक्षा यानी एक्सपायरेशन, व्यक्ति को अपने व्यवहार, अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से संगत रखना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप अभिवृत्ति व व्यवहार के संबंध में असंगति आती है, क्योंकि व्यवहार अभिवृत्ति के अनुसार नहीं बल्कि महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि बात किया जाए कि यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक हैं तो वह परिवार को अधिक समय देने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हुए भी व्यवहार में परिवार को कम समय देगा। यानी हमारी अभिवृत्ति जो होती है वो महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर होती है, ठीक है, यानी वो व्यवहार से असंगत हो जाती है। फिर जैसे कि मान लीजिए कि हमारी अभिवृत्ति है कि हम पैसा कमाएं बहुत, लेकिन हमारी ये हमारा क्या यहाँ पर बताया गया है कि आर्थिक महत्वाकांक्षा क्या है, अत्यधिक धन कमाना, ठीक है, लेकिन हमारी जो परिवार के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या करेंगे, परिवार को चाहते हुए भी कम समय देंगे। अभिवृत्ति से जुड़े पक्ष की बात कर लेते हैं, एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति के भीतर भी ऐसे अनेक पक्ष होते हैं जो अभिवृत्ति के व्यवहार में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। ये पक्ष अभिवृत्ति के निर्माण या अभिवृत्ति की आंतरिक प्रकृति से जुड़े हो सकते हैं। अभिवृत्ति से जुड़े प्रमुख पक्षों की बात किया जाए तो पहला है अभिवृत्ति का उद्गम यानी ओरिजिन ऑफ एटीट्यूड, दूसरा अभिवृत्ति का शक्ति यानी स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, तीसरा अभिवृत्ति की विशिष्टता अर्थात स्पेसिफिसिटी ऑफ एटीट्यूड, और चौथा सत्य बनाम अभिव्यक्त अभिवृत्ति यानी ट्रू वर्सेस एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड। अब एक एक की बात करते हैं। पहला है अभिवृत्ति का उद्गम यानी ओरिजिन ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति उद्गम प्रत्यक्ष अनुभव से होने पर संगति अधिक रहती है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न हुई अभिवृत्ति अत्यधिक सशक्त होती है। अप्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न अभिवृत्ति अपेक्षाकृत कमज़ोर होती है व व्यवहार के साथ उसकी संगति अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे दंगों को प्रत्यक्ष देखने वाले और दंगे का वर्णन सुनने वाले दोनों व्यक्तियों में दंगा विरोधी अभिवृत्ति का विकास हो सकता है, परंतु पहले व्यक्ति में यह अभिवृत्ति अधिक सशक्त होगी। इसी तरह आनुवांशिक कारकों से उत्पन्न अभिवृत्तियाँ प्रायः सीखी गई अभिवृत्तियों से अधिक सशक्त होती हैं, अतः वे व्यवहार के साथ अधिक संगति प्रदर्शित करती हैं। बात कर लेते हैं अभिवृत्ति की शक्ति की यानी स्ट्रेंथ ऑफ द एटीट्यूड। अभिवृत्ति की तीव्रता, उसकी केंद्रीयता और उभयनिष्ठ न होना अभिवृत्ति व व्यवहार के संबंध को अधिक मजबूत बनाते हैं। अभिवृत्ति की तीव्रता, उसकी केंद्रीयता और उभयनिष्ठ न होना अभिवृत्ति व व्यवहार के संबंध को अधिक मजबूत बनाते हैं। यदि अभिवृत्ति उभयनिष्ठ है अर्थात सकारात्मक व नकारात्मक अभिवृत्ति है तो संगति कम होगी। अभिवृत्ति की विशेषता अर्थात स्पेसिफिसिटी ऑफ एटीट्यूड। सामान्य अभिवृत्ति की संगति सामान्य व्यवहार से अधिक होती है, जबकि विशेषीकृत अभिवृत्ति की संगति विशेषीकृत व्यवहार से अधिक होती है। जैसे कोई खेल प्रशंसक क्रिकेट के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हुए भी किसी क्रिकेटर के प्रति नकारात्मक व्यवहार प्रकट कर सकता है, क्योंकि खेल के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति एक सामान्य अभिवृत्ति है, जबकि क्रिकेटर के प्रति अभिवृत्ति विशेषीकृत अभिवृत्ति है। सामान्य अभिवृत्ति की अपेक्षा विशेषीकृत अभिवृत्ति के व्यवहार से संगति अधिक होती है। जैसे मिठाई के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति एक सामान्य अभिवृत्ति है, और ऐसी मिठाई हो सकती है जिसे मिठाई के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाला व्यक्ति भी न खाना चाहे, परंतु चमचम के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक विशेषीकृत अभिवृत्ति है और व्यवहार से इसकी संगति की संभावना अधिक है। अभिवृत्ति जितनी अधिक विशेषीकृत होगी, संगति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यानी यहाँ पे बताया गया है कि एक अभिवृत्ति होती है, ठीक है, अभिवृत्ति की मान लीजिए कि क्रिकेट के प्रति हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक है, लेकिन वहीं किसी क्रिकेटर के प्रति हमारी जो विशेषीकृत अभिवृत्ति है वो नकारात्मक हो सकती है, यानी इन दोनों में असंगति भी हो सकती है। सत्य बनाम अभिव्यक्त अभिवृत्ति की बात करते हैं, यानी ट्रू वर्सेस एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड की बात हम यहाँ पे करते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी वास्तविक अभिवृत्ति को अभिव्यक्त ही नहीं करते, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार आदि के बारे में उनकी धारणाएं होती कुछ और हैं पर वे बताते कुछ और हैं।
ऐसे में सही अभिवृत्ति सम्मुख न आने के कारण संगति नहीं दिखती। जैसे एक नौकर अपने मालिक के प्रति यदि नकारात्मक अभिवृत्ति रखता भी है तो उसे सकारात्मक अभिवृत्ति प्रदर्शित करेगा, जबकि व्यवहार नकारात्मक अभिवृत्ति के अनुसार हो सकता है। यानी जैसा दिखता है वैसा है नहीं, जैसा है वैसा दिखता नहीं। अब बात करते हैं समय कारक यानी टाइम फैक्टर की। अभिवृत्ति परीक्षण और व्यक्ति के व्यवहार के मूल्यांकन के बीच समय अंतराल जितना अधिक होगा, अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच सहसंबंध उतना ही कम होगा, क्योंकि समय अंतराल बढ़ने से अभिवृत्ति परिवर्तित हो जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। अभिवृत्ति के आधार पर व्यवहार की पूर्व घोषणा के लिए यह समय अंतराल न्यूनतम होना चाहिए। वहीं बात करते हैं अभिवृत्ति एवं विचार में संबंधों की, रिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड थॉट। अभिवृत्ति तथा विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विचार अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष का निर्माण करते हैं, अतः अभिवृत्ति के निर्माण में विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के अनुसार सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। ये सूचनाएं विचारों को प्रभावित करती हैं और नए विचारों के निर्माण में भी अपना योगदान देती हैं। विचारों को उनकी तीव्रता के आधार पर तटस्थ विचार, मत या राय, विश्वास, दृढ़ विश्वास आदि में बांटा जा सकता है। तटस्थ विचार वे विचार हैं जिनके प्रति व्यक्ति का कोई राग या विराग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि तटस्थ क्या होता है, किसी चीज़ से तटस्थ रहना। भारत क्या है, तटस्थ है किसी भी अन्य कंट्रियों से, जैसे कोई भी गुट नहीं बनाता। ठीक है, हमारा जो भारत है वो तटस्थ है। यानी मान लीजिए कि आपका जो है किसी से कहा जाए कि आप इस व्यक्ति से प्रेम करते हैं अथवा नफरत, तो कहेंगे आप मैं इस व्यक्ति से तटस्थ हूँ, मतलब कि ना ही प्रेम करता हूँ और ना ही इसके प्रति वैर भाव रखता हूँ। तो ये चीज़ें क्या होता है, तटस्थता का विचार है। वही मत, जबकि मत में किसी एक पक्ष के प्रति समर्थन या झुकाव होता है। मत में व्यक्ति को इस बात की आशंका होती है कि उसका विचार गलत हो सकता है और सशक्त तर्क मिलने पर वह मत में परिवर्तन भी कर लेता है। परंतु जब राय अत्यंत मजबूत हो जाती है तो वह विश्वास बन जाती है। विश्वास अपने आप में सही या गलत हो सकता है, परंतु व्यक्ति उसे सही मानकर चलता है। दृढ़ विश्वास में तीव्रता विश्वास से अधिक भी होती है। दृढ़ विश्वास के कुछ सामान्य उदाहरण अंधविश्वास व दुराग्रह अर्थात डोगमा है। बात करते हैं विचारों की अभिवृत्ति पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन एटीट्यूड। विचार अभिवृत्ति को कितना प्रभावित करेंगे, इस बात का निर्धारण विचार की गहराई, प्रभावित होने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा संप्रेषणकर्ता के कौशल से होता है। विचार जितना गहरा होगा तथा उसकी तीव्रता जितनी ही अधिक होगी, वह अभिवृत्ति को उतना ही प्रभावित करेगा। विचार बच्चों की अपेक्षा वयस्कों को अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि वयस्कों की संज्ञानात्मक क्षमताएं इतनी विकसित होती हैं कि वे विचारों को समझ सके तथा उनसे प्रभावित हो सके। इस संदर्भ में व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता का स्तर भी महत्वपूर्ण है। वहीं संप्रेषणकर्ता की कुशलता विचारों को अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग करती है। बात करें अभिवृत्ति का विचारों पर प्रभाव की, इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन थॉट। अभिवृत्तियाँ विचारों पर चयनात्मक परिहार तथा सिलेक्टिव अवॉइडेंस, पक्षपातपूर्णता, आत्मसातीकरण अर्थात बायस्ड एसिमिलेशन, अभिवृत्ति ध्रुवीकरण अर्थात एटीट्यूड पोलराइजेशन तथा पूर्व चेतावनी अर्थात फोरवार्निंग प्रविधियों द्वारा प्रभाव डालते हैं। इन सभी का अध्ययन आप पहले ही कर चुके हैं। वहीं अगला टॉपिक हमारा अभिवृत्ति परिवर्तन यानी एटीट्यूड चेंज, यानी किसी की अभिवृत्ति किस तरीके से बदल सकते हैं आप, क्या अभिवृत्ति कैसे बदली जा सकती है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। अभिवृत्ति में परिवर्तन संगत या अथवा असंगत हो सकता है। यदि अभिवृत्ति सकारात्मक से अधिक और सकारात्मक या नकारात्मक से और अधिक नकारात्मक होती है तो ऐसे परिवर्तन संगत परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, यानी सकारात्मकता से और सकारात्मक हो जाए किसी के प्रति। ठीक है, यानी विश्वास था अब पूर्ण विश्वास हो गया। नकारात्मक यानी ईर्ष्या तो थी अब उससे जलन होने लगी है, यानी नकारात्मक से और नकारात्मक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, संगत परिवर्तन कहते हैं। अभिवृत्ति सकारात्मक से नकारात्मक या नकारात्मक से सकारात्मक होने पर इसे असंगत परिवर्तन कहा जाता है। अभिवृत्ति में संगत परिवर्तन होना असंगत परिवर्तन होने की तुलना में ज़्यादा आसान है।
असंगत परिवर्तन तब होते हैं जब या तो अभिवृत्ति में ही असंगति हो या अभिवृत्ति उभयनिष्ठ हो। कारकों पे बात कर लेते हैं। अभिवृत्ति जो परिवर्तन के कारक क्या है, यानी फैक्टर ऑफ एटीट्यूड चेंज। पहला है संदर्भ समूह में परिवर्तन, यानी चेंज इन रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह में परिवर्तन से अभिवृत्ति में परिवर्तन आता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को जिस समूह के साथ आत्मीकृत करता है उस समूह के अनुरूप उसमें परिवर्तन आते हैं। जैसे यदि किसी परंपरागत परिवार का विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा के लिए जेएनयू जाए तो संदर्भ समूह परिवर्तन हो जाने के कारण उच्च शिक्षा पूरी करते करते उसकी अभिवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, यानी जो आपका ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, वो आपके अभिवृत्तियों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है। दूसरा है समूह संबंधन में परिवर्तन, यानी चेंज इन द ग्रुप एफिलिएशन। तो बात करें कि समूह संबंधन में परिवर्तन होने पर व्यक्ति की अभिवृत्ति में आने वाला परिवर्तन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, समूह की विशेषता तथा समूह में व्यक्ति की सदस्यता की विशेषता। समूह में व्यक्ति की स्थिति, वहीं व्यक्ति स्वयं को समूह के आदर्शों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है, किंतु अभिवृत्तियों में कितना परिवर्तन आएगा यह समूह में व्यक्ति की स्थिति से निर्धारित होगा। यदि समूह में व्यक्ति का महत्व अत्यधिक है तो अभिवृत्तियों में परिवर्तन तेजी से आएगा, जबकि कम महत्व मिलने पर या महत्व न मिलने पर परिवर्तन की गति धीमी हो जाएगी। मान लीजिए कि आपका कोई पीयर ग्रुप है, यानी आपके मित्र हैं, आपका एक ग्रुप है जिसका जो और उस ग्रुप में आपका महत्व अधिक है। ठीक है, यानी आपको लोग मानते जानते ज़्यादा हैं, तो उसमें आपका परिवर्तन, अभिवृत्तियों का परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा, यानी आप सुट्टेबाज बन जाएंगे बहुत जल्द ही पीयर ग्रुप में। ठीक है, और यदि आपको पता है कि आपकी जो उस ग्रुप में अहमियत है वो बहुत कम है तो अभिवृत्ति परिवर्तन होने के चांस भी बहुत कम होते हैं। इसी तरीके से समझाया गया है। अब बात करते हैं बाध्यकारी संपर्क की, यानी इन्फोर्स्ड कॉन्टैक्ट की। बाध्यकारी संपर्क का अर्थ है किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए जिसके प्रति उसकी अभिवृत्ति नकारात्मक हो। ऐसी स्थिति में अभिवृत्ति नकारात्मक से सकारात्मक हो जाती है। जैसे अमेरिका में काले व गोरे बच्चों को एक साथ ही एक स्कूल में पढ़ाया जाता है, जिससे गोरों बच्चों की अभिवृत्ति में क्या होता है, परिवर्तन आता है और वह काले बच्चों के प्रति अधिक सकारात्मक हो जाते हैं। ठीक है, यानी साथ में अगर रहा जाए दो लोग तो जो उनकी अभिवृत्तियाँ हैं आपस में इंटरचेंज भी हो जाएगी। हो सकता है कि जो काले बच्चे थे उनको जो है गोरे बच्चों को लेकर के नकारात्मक अभिवृत्ति हो, लेकिन जब साथ में रहने लगेंगे दोनों की अभिवृत्तियाँ प्रभावित होंगी। अपेक्षित भूमिका निर्वाह, यानी रिक्वायर्ड रोल प्लेइंग की बात करते हैं। यदि व्यक्ति में कार्य विशेष के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है और उसे वह कार्य करना पड़े तो धीरे धीरे उस कार्य के प्रति उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। और इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है या मानता है कि दूसरा व्यक्ति काम नहीं करता तो भूमिका परिवर्तन द्वारा अभिवृत्ति को बदला जा सकता है। जैसे एक परंपरागत धारणा विशेषकर गृहिणियों की स्थिति में है, औरतें काम नहीं करती। यदि पुरुष महिलाओं की भूमिका निभाकर देखे तो यह अभिवृत्ति परिवर्तित हो सकती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार गृहिणियाँ अपने कामकाजी पति की तुलना में प्रति सप्ताह लगभग 2 गुना काम करती हैं, यानी एक सप्ताह में स्त्री जो है वो अपने पति की तुलना में 2 गुना काम करती हैं। लेकिन अभिवृत्तियाँ जो है इसके ठीक विपरीत बनी हुई हैं कि औरतें काम ही नहीं करती। अगला है सांस्कृतिक सकारक अर्थात कल्चरल फैक्टर की बात करते हैं। अभिवृत्ति संस्कृति से व्यापक रूप से प्रभावित होती है। अलग अलग संस्कृतियों के लोग समान विषय पर अलग अलग अभिवृत्ति रखते हैं, परंतु समय के साथ संस्कृति भी परिवर्तित होती है और इसी के साथ अभिवृत्ति में परिवर्तन आता है। आज से 200 साल पहले सती प्रथा भारतीय संस्कृति का अंग थी और समाज के एक बड़े भाग की अभिवृत्ति इसके प्रति सकारात्मक थी, परंतु संस्कृति में परिवर्तन के साथ लोगों की अभिवृत्ति में भी परिवर्तन आया और अब शायद ही कोई इस प्रथा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता हो। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपनी संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आता है तो उसकी अभिवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व में परिवर्तन की, चेंज इन पर्सनालिटी की। व्यक्तित्व अभिवृत्तियों को गहराई से प्रभावित करता है। एक बार व्यक्तित्व का विकास हो जाने के बाद व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ भी उसी के अनुरूप विकसित होती हैं। जैसे अंतर्मुखी व्यक्ति सामाजिक समारोहों के प्रति सामान्यतः एक नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेता है। यदि ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है तो सामाजिक समारोहों के प्रति उसकी अभिवृत्ति भी परिवर्तित हो जाएगी।
यानी अगर चेंज अगर आता है, क्या आता है, पर्सनालिटी में अगर चेंज आता है तो उसका जो है उसके विचार भी किसी को लेकर के परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर जैसे ही उसका व्यक्तित्व बदलेगा उसके विचारधाराएं भी किसी को लेकर जो है चेंज हो जाएंगी। बात करते हैं अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक पक्ष किसी व्यक्ति को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निर्मित होता है। जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो इससे संज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन आता है और अभिवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। यदि व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताएं बेहतर हो तो यह विधि अधिक कारगर होती है। यदि यह अतिरिक्त सूचना परिचर्चा के माध्यम से या सामूहिक रूप से दी जाए तो अधिक प्रभावी होती है। अब बात करते हैं अनुनयन या विश्वासोत्पादन या प्रभावन यदि परसुएशन की बात करते हैं। अनुनयन या विश्वासोत्पादन या प्रभावन यह विशेष प्रकार का संप्रेषण या अभिव्यक्ति है जिसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की अभिवृत्ति परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसे हम अगले शीर्षक में विस्तार से पढ़ेंगे। बात करते हैं परसुएशन यानी अनुनयन या विश्वासोत्पादन की बात करते हैं। अनुनयन व उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए दो दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जाता है। पहला आरंभिक दृष्टिकोण तथा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। बात करते हैं आरंभिक दृष्टिकोण की यानी इनिशियल अप्रोच की। आरंभिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुनयन करने वाला व्यक्ति कौन है, वह कौन सी अभिवृत्ति परिवर्तित करना चाहता है, किसकी अभिवृत्ति परिवर्तित करना चाहता है और किस माध्यम से परिवर्तन करना चाहता है, इन सभी पक्षों पर विचार करते हुए अनुनयन को समझने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण अर्थात कॉग्निटिव अप्रोच। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में अनुनयन की प्रक्रिया को समझने पर बल दिया जाता है। इस दृष्टिकोण का केंद्रीय प्रश्न है अनुनयन कैसे होता है। पहला चीज़ हमने क्या देखा कि आरंभिक दृष्टिकोण में हमने क्या देखा कि जो अनुनयन है वह किसकी अभिवृत्ति परिवर्तित करना चाहता है और किस माध्यम से परिवर्तित करना चाहता है, इन सब भी पक्षों पर विचार करता है फिर बल देता है। जबकि संज्ञानात्मक पक्ष में हमने क्या देखा है कि अनुनयन कैसे होता है, इस पक्ष पर बल देता है। अब बात करते हैं अनुनयन आरंभिक दृष्टिकोण यानी इनिशियल अप्रोच की। इस दृष्टिकोण के अनुसार अनुनयन द्वारा अभिवृत्ति में होने वाले परिवर्तन 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है अनुनयनकर्ता अर्थात कौन अनुनयन करता है और संदेश की अंतर्वस्तु यानी क्या करना चाहता है, क्या उसकी संदेश है, ठीक है, किसको चेंज करना चाहता है। लक्षित श्रोता या समूह यानी किसको परिवर्तित करना चाहता है। और चौथा है संप्रेषण की प्रविधि यानी किस माध्यम से यानी विच मेथड के माध्यम से वो जो है आवृत्तियों को चेंज करना चाहता है। इन चारों को अंग्रेजी के एक छोटे से वाक्य द्वारा आसानी से याद किया जा सकता है। हु सेज व्हाट टू हुम थ्रू विच मेथड। बात करते हैं अनुनयनकर्ता की यानी परसुएडर के। देखिए अभिवृत्ति परिवर्तन में सफलता के लिए अनुनयनकर्ता को विश्वसनीय होना चाहिए। विशेषज्ञों को सामान्यतः विश्वसनीय माना जाता है, जैसे डॉक्टर द्वारा टूथपेस्ट का विज्ञापन, परंतु विशेषज्ञ के अतिरिक्त कोई अन्य विश्वसनीय व्यक्ति भी अनुनयनकर्ता हो सकता है। अनुनयनकर्ता का आकर्षक होना अभिवृत्ति परिवर्तन में सहायक होता है। अनुनयनकर्ता 2 अर्थों में आकर्षक हो सकता है, शारीरिक सुंदरता और समानता या सादृश्यता। विभिन्न विज्ञापनों में अभिनेताओं अभिनेत्रियों का प्रयोग उनकी शारीरिक सुंदरता के कारण किया जाता है। इससे प्रेक्षक विज्ञापन को ध्यानपूर्वक देखते हैं और बच्चे के लिए विज्ञापन में बच्चों का प्रयोग सादृश्यता के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चे विज्ञापन के अधिक समवयस्कों में आत्मीयता स्थापित कर लेते हैं और इससे उनकी आवृत्तियों में इच्छित परिवर्तन लाने में सहायता मिलती है। अगर संप्रेषक सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसके संप्रेषण का प्रभाव ज़्यादा होगा। साथ ही अगर संप्रेषक बात को इस तरह रखे कि श्रोता को यह पता ही न चल पाए कि संप्रेषक अपने लाभ के लिए उसकी आवृत्ति परिवर्तित करना चाहता है तो संप्रेषण का प्रभाव बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे बताया गया जो परसुएडर होता है, जो संप्रेषक होता है, जो अपनी बात को पहचाना चाहता है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, तो वहाँ पर क्या बताया गया है कि कई चीज़ें जो हैं वहाँ पर डिपेंड रखती हैं कि पहला क्या हो, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति हो। जैसे परसुएडर के तौर पर अगर मैं जाऊँगा किसी को कुछ बातें बताऊँगा तो वो व्यक्ति नहीं सुनेगा, कोई भी ग्रुप।
और वहीं जगह पर अगर अक्षय कुमार आ जाता है तो क्या होगा कि उनकी जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति दृष्टि से अधिक सही है, तो क्या हो जाएगा कि उनका प्रभाव अधिक पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं संदेश की अंतर्वस्तु यानी कंटेंट ऑफ मैसेजेस की। सबसे ज़्यादा प्रभाव उस संदेश का होगा जो श्रोता या दर्शक की भावनाओं को उत्तेजित कर सके। सबसे महत्वपूर्ण भावना है डर की। सबसे महत्वपूर्ण भावना है डर की भावना। अगर दर्शक के मन में भय पैदा कर दिया जाए किंतु साथ ही उसके समाधान का रास्ता भी सुझा दिया जाए तो संप्रेषण का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि किसी हेयर ग्रोथ का जो है करते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है कि पहले और आपको डराया जाता है कि आपके हेयर जो फॉल होंगे और धीरे धीरे आपके सारे बाल गिर जाएंगे। पहले आपको डराया गया, फिर कहा जाता है डोंट वरी। ठीक है, उसका भी सोल्यूशन है। उसके तौर पर आपको कोई परसुएडर जो कि जिसकी सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक स्थिति सबसे प्रभावशाली है वो आपको बताता है, क्योंकि आप पर उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, तो आपको परसुएड करता है कि ये चीज़ें आप लगाइए, तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन ये है। तो ये उस पर क्या होता है कि ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे माउंटेन ड्यू का विज्ञापन डर के आगे जीत है, इसका एक उत्तम उदाहरण है। अप्रत्यक्ष संदेश प्रत्यक्ष संदेश की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। अगर श्रोता को पता लग जाए कि संप्रेषक उसे प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है तो वह सावधान हो जाता है और संदेश को आसानी से स्वीकार नहीं करता। परंतु अप्रत्यक्ष संदेश की स्थिति में यह सावधानी नहीं होती और श्रोता संप्रेषक की बात को अधिक आसानी से स्वीकार कर लेता है। संदेश के एक पक्षीय रूप से सकारात्मक या नकारात्मक होने पर संदेश का यथेष्ट प्रभाव नहीं होगा, परंतु अगर विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें विशेष अनुपात में बताई जाएं तो प्रभाव बेहतर होता है। अस्पष्ट संदेश का प्रभाव अस्पष्ट या अमूर्त संदेश की अपेक्षा अधिक होता है। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में अनेक सूचनाएं प्रदान की जाएं तो जो सूचनाएं शुरुआत में प्रदान की जाती हैं उनका प्रभाव अधिक होता है। जैसे यदि मोहन के विषय में एक ही प्रकार की सूचनाएं विभिन्न क्रम में दी जाएं। पहला, मोहन एक बुद्धिमान, मेहनती, ईमानदार, जिद्दी, अड़ियल, ईर्ष्यालु लड़का है। और दूसरी क्या दी जाती है, मोहन एक जिद्दी, अड़ियल, ईर्ष्यालु, बुद्धिमान, मेहनती, ईमानदार लड़का है। तो जिन व्यक्तियों को सूचनाएं प्रथम वाक्य के अंतर्गत दी जाएंगी उसके मन में मोहन की सकारात्मक छवि बनेगी, क्योंकि हमने क्या किया है, मोहन एक बुद्धिमान, मेहनती, पहली चीज़ तो बन गई, हाँ चलो बुद्धिमान है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाक्य में आप जब पढ़ेंगे, दूसरे वाक्य में क्रम में बताई जाएगी, उनके मन में मोहन की सकारात्मक छवि बनेगी, जबकि जिनको मोहन की विशेषताएं दूसरे वाक्य क्रम में बताई जाएंगी उनके मन में क्या होगी, नकारात्मक छवि बन जाएगी। यानी हम पहले ही छवि बना लेते हैं, जिस वाक्य को सुनेंगे उसी के हिसाब से हमारा जो है छवि बन जाती है, बाद की चीज़ें हम कम सुनते हैं। लक्षित श्रोता या समूह, लक्षित श्रोता समूह यानी टारगेट ऑडियंस ग्रुप की बात करते हैं। अनुनयन की सफलता श्रोता की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि श्रोता आक्रामक है तो संप्रेषण का प्रभाव कम होगा, परंतु यदि वह विनम्र है तो उस पर प्रभाव अधिक होगा। व्यक्ति में आत्मविश्वास अधिक होने पर भी उस पर अनुनयन का प्रभाव कम हो जाता है। प्रायः देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ अनुनयन का प्रभाव कम हो जाता है। यह बात विशेष रूप से मूल्यों के संदर्भ में सत्य है। यदि संदेश श्रोताओं के मूल्यों या रीति रिवाजों के विरुद्ध है तो इसे प्रौढ़ श्रोताओं द्वारा नकारे जाने की संभावना युवा श्रोताओं द्वारा नकारे जाने की संभावना से अधिक होगी। बात करते हैं संप्रेषण की प्रविधि यानी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की। जनसंचार से किए जाने वाले सामूहिक संचार की तुलना में व्यक्तिगत बातचीत या संवाद का प्रभाव अधिक होता है। एक अमेरिकी अनुसंधान में पाया गया कि एक राजनीतिक दल जनसंचार माध्यमों के द्वारा 19% मामलों में लोगों की अभिवृत्ति बदल सका, जबकि व्यक्तिगत संवाद के द्वारा अभिवृत्ति परिवर्तन में 75% की सफलता प्राप्त हुई। यानी आप किसी सोशल मीडिया का अगर सहारा लेते हैं तो उसमें बात कही गई है कि कम परसुएट कर पाए, लेकिन आप वहीं अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी व्यक्ति को परसुएट करते हैं तो बड़ी आसानी से उसके विचारों या फिर अभिवृत्तियों को चेंज कर सकते हैं या फिर उसे प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। वहीं अगला डिफाइन किया गया एक तरफा संचार जिसमें संप्रेषक बोलता है और श्रोता केवल सुनता है की तुलना में दो तरफा संचार जिसमें दोनों पक्षों में अंतर क्रिया होती है का प्रभाव अधिक होता है। यदि व्यक्ति को संदेश तब दिया जाए जब उसके साथ और लोग भी उपस्थित हों तो एकांत में दिए गए संदेश की तुलना में आवृत्ति परिवर्तन की संभावना अधिक रहती है। जब पूरा समूह प्रभावित होता है तो हर व्यक्ति में यह विश्वास भी बना रहता है कि संदेश समुच्चय सचमुच जो है प्रभावशाली रहा और इसलिए सभी उस पर उसका प्रभाव हुआ। संप्रेषण में गैर भाषिक अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रेषक
प्रेक्षक संप्रेषक के चेहरे के हाव भाव, उसके अंगों की गतिविधियों और आँखों से संपर्क यानी आई कांटेक्ट से प्रभावित होते हैं। बात करते हैं अनुनयन की सफलता के कुछ और निर्धारक। अनुनयन तभी सफल होगा जब कोई नई अभिवृत्ति अनुनयन तभी सफल होगा जब नई अभिवृत्ति उस प्रकार को पूरा करेगी जो पुरानी अभिवृत्तियों द्वारा किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सांप्रदायिक है और उसे इस कारण अपने समूह में सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो धर्मनिरपेक्षता की आवृत्ति अधिक तार्किक होकर भी उस पर तब तक पर्याप्त असर नहीं डालेगी जब तक यह नई आवृत्ति उस सम्मान का विकल्प न कराए जो उसे पुरानी आवृत्ति के कारण प्राप्त होती है। यानी मान लीजिए कि आप ब्राह्मण हैं और आपको जो है समाज में अच्छी खासी इज्जत मिलती है। हो सकता है कि आपका जो आप एजुकेटेड हैं तो आपका जो विचार हो वो धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो है ज़्यादा सहज हो। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, जाति व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन आपको जो है यहाँ पर जो एक तरीके से सम्मान मिल रहा है वो आपकी आवृत्ति को प्रभावित करेगा। और जब तक इसका आप तोड़ ना निकाल लें, ठीक है, इसका दूसरा पक्ष ना निकाल लें कि आपको उसी परिप्रेक्ष्य में सम्मान हो, तब तक आप अपनी आवृत्ति चेंज यहाँ पर नहीं करेंगे। भ्रष्ट व्यक्ति की आवृत्ति को तब तक बदलना मुश्किल है जब तक कि उसे भ्रष्टाचार से हो रहे लाभों की क्षतिपूर्ति न हो जाए। यह क्षतिपूर्ति आर्थिक हो यह आवश्यक नहीं है, बल्कि यह अन्य रूपों में जैसे कार्यालय में उसके सम्मान या महत्व आदि के वृद्धि के माध्यम से भी हो सकता है। मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार व्यक्ति है, तो अगर आप उसकी आवृत्ति को चेंज करना चाहते हैं तो उसके क्या करेंगे कि भ्रष्टाचार व्यक्ति है तो उसे आप डरा कर सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसे आप सम्मानित कर दीजिए। अब उसकी आवृत्ति क्या है उसी के हिसाब से ढल जाएगी। तो अगर वो भ्रष्टाचार करना चाहेगा तो एक डर उसके मन में बना रहेगा कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो मुझे जो सम्मान है वो मेरा खो जाएगा। ठीक है, तो इस सम्मान को खोने के बाद में उस सम्मान को खोने के डर से वो भ्रष्टाचार से दूर रहेगा। अनुनयन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि पुरानी आवृत्तियाँ तथा नई आवृत्तियों के बीच अंतराल या विरोध कितना है। यदि यह अंतराल अधिक होगा तो अनुनयन के सफल होने की संभावना कम होगी। अंतराल जितना कम होगा अनुनयन में सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, परसुएट कर पाएंगे उतना ज़्यादा। अब करते हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं, यानी कॉग्निटिव अप्रोच की। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत अध्ययन का मुख्य बिंदु है अनुनयनकारी संदेश के प्रति प्रेक्षक के मस्तिष्क की प्रतिक्रिया। इसके अंतर्गत इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि संदेश ने प्रेक्षक को किस प्रकार प्रभावित किया। प्रेक्षक के मस्तिष्क में अनुनयन की प्रक्रिया दो तरह से हो सकती है, व्यवस्थित संसाधन या केंद्रीय मार्ग अर्थात सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, और अनायास संसाधन या परिधीय मार्ग अर्थात ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। दो तरीके से हो सकती है। अब व्यवस्थित संसाधन में संदेश सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है, जबकि अनायास संसाधन में विचार या तो अत्यंत तेज़ी से किया जाता है या किया ही नहीं जाता। इस प्रक्रिया में मानसिक संक्षेपीकरण का प्रयोग होता है, अर्थात मस्तिष्क केवल महत्वपूर्ण बातों को ही ग्रहण करता है। यदि श्रोता की बौद्धिक क्षमता बेहतर है और उसके पास विषय विशेष पर ज्ञान व समय भी है तो व्यवस्थित संसाधन का प्रयोग किया जाएगा, जबकि समय, ज्ञान या बौद्धिक क्षमता की कमी की स्थिति में स्वतः शोध प्रक्रिया का प्रयोग होगा। यदि संप्रेषण का विषय व्यक्ति की रुचि से जुड़ा है या व्यक्ति उसमें सटीकता चाहता है या संप्रेषण उसकी किसी आवृत्ति की रक्षा से जुड़ा है तो व्यवस्थित संसाधन होगी, जबकि इसकी विपरीत स्थितियों में अनायास संसाधन होगा। अब बात करते हैं व्यवस्थित संसाधन अर्थात सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग तथा अनायास संसाधन यानी ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। पहला, व्यक्ति सामान्यतः न्यूनतम ऊर्जा खर्च करना चाहता है। ठीक है, आलसी है। इसका अर्थ है कि अनायास संसाधन सामान्य है। किसी व्यक्ति को व्यवस्थित संसाधन में लाने के लिए विशेष स्थितियों की आवश्यकता होती है जो उसकी परिस्थितियों तथा अभिप्रेरणाओं से निर्धारित होती है। सामान्यतः संप्रेषक का प्रयास होता है कि श्रोता अनायास संसाधनों का प्रयोग करे, क्योंकि ऐसा होने पर वह संप्रेषक के तर्कों तथा तथ्यों को सावधानीपूर्वक नहीं जांचता और संप्रेषक का कार्य आसान हो जाता है। तीसरा, संप्रेषक श्रोता को अनायास संसाधन की ओर लाने के लिए कई युक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे श्रोता को एक साथ एक से अधिक बातों में उलझा देना ताकि वह चाहकर भी व्यवस्थित संसाधन न कर सके। ऐसे तकनीकी शब्दों तथा तथ्यों का प्रयोग करना कि श्रोता की समझने की क्षमता खत्म हो जाए।
बोलने तथा तथ्य प्रदर्शित करने के लिए गति कुछ तेज रखना, ताकि श्रोता के लिए उस गति को में व्यवस्थित संसाधन करना कठिन हो जाए। अब यदि श्रोता व्यवस्थित संसाधन का प्रयोग कर रहा है तो वह संप्रेषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका संप्रेषक के तथ्यों व तर्कों की होगी, चाहे वह अन्य पक्षों में कमज़ोर हो। जैसे वह शारीरिक दृष्टि से आकर्षक न हो, उसकी आवाज़ में पर्याप्त उतार चढ़ाव न हो, उसका गैर भाषिक संप्रेषण अर्थात कमज़ोर हो। श्रोता के लिए विषय जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, अनुनयन में तथ्यों और तर्कों की महत्ता उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। यदि श्रोता अनायास संसाधन का प्रयोग कर रहा है तो संप्रेषक के तर्क व तथ्य गौड़ भूमिका में होंगे। अन्य पक्ष जैसे संप्रेषक की शारीरिक सुंदरता तथा गैर भाषिक संप्रेषण अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए गौड़ महत्वपूर्ण की वस्तुओं में विज्ञापन में तथ्यों व तर्कों की जगह बाकी पक्षों पर अधिक बल होता है, जैसे शेविंग क्रीम, इत्र आदि विज्ञापन। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आपको किसी को परसुएट करना है, मान लीजिए कि आपका जो संसाधन का प्रयोग आप अनायास संसाधन का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो संप्रेषक के तर्क व तथ्य जो है वो गौड़ रूप में आ जाएंगे। जबकि वहीं इसके विपरीत ठीक किया जाए, कहा जाए तो जिसमें जो है संसाधन कम प्रयोग किए जाए, ठीक है, तो उसमें जो है तर्क और जो तथ्य होते हैं वो बृहद रूप में सामने आते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या कहा जाता है कि मान लीजिए कि कहते हैं क्वांटिटी कम होनी चाहिए लेकिन क्वालिटी उसकी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप क्वालिटी अधिक कर देंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी गुण उसके जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे कि जब आप प्रचार देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, तो उसमें बेसिकली जो है फोकस होता है हीरो या फिर हीरोइनों पर, जो नायक या नायिका होती है उनके सुंदरता पर या फिर किसी अनायास चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और उसी के माध्यम से जो है तथ्य व गुण जो है उसको अंत रूप में जो है यहाँ पे गौड़ रूप में दिखाया जाता है, लेकिन ताकि जो है जो परसुएडर है वो परसुएट कर सके सामने वाले दर्शक को। इस तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे आपने फॉग का देखा होगा, ठीक है, फॉग लगाते ही क्या हुआ कि सारी जो है लड़कियां खंभे से चिपक गई, उसके जाकर हीरो के पास में जाकर चिपक गई। तो उसमें क्या कहा गया है कि उसमें जो है अनायास संसाधनों का प्रयोग किया गया है, जबकि तथ्य और गुण पर जो है कम प्रयोग, ठीक है, गौण हो गई है वो चीज़ें। अब बात करते हैं आवृत्ति में असफलता के कारण क्या होते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने आवृत्ति परिवर्तन में असफलता की व्याख्या विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर की है। इनमें प्रमुख सिद्धांत है, पहला, आवृत्ति का टीका यानी एटीट्यूड इनकैलकुलेशन। इसका अर्थ है कि जो विचार व्यक्ति की आवृत्ति को बदल सकते हैं, वही विचार यदि बहुत सीमित प्रभाव के साथ पहले ही बता दिए जाएं और उन विचारों के विपक्ष में तर्क भी बता दिए जाएं, तो ये विचार टीके की तरह कार्य कर सकते हैं। यानी क्या बताया गया है कि बेसिकली मान लीजिए कि क्योंकि समाज में कोई भी व्यक्ति आएगा तो सारी चीज़ें जो हैं व्यक्ति से कोई भी चीज़ें छुपी नहीं रहेंगी, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई पेरेंट्स है और आपका बच्चा किसी बुरी चीज़ों में जो है आप नहीं बताएंगे तो वो डेफिनेटली कुछ साल बाद वो तो पता चल ही जाएगा उसको। लेकिन आप उसको कुछ इस तरीके से बताएं, सारी चीज़ें बताएं, लेकिन उसके पीछे तर्क दें, ठीक है, जो उसके पहलू हैं उन सभी पहलुओं को समझाएं और उसका जो है मात्रा उसको कम मात्रा में समझाया जाए, ठीक है। तो उसके प्रति जो है विचार जो है विपक्ष में जो तर्क बता दिए जाए, जो उसके विपक्ष में तर्क है उन सभी को अगर तर्कों को बताया जाए तो एक टीके की तरह काम करता है। जैसे आप पोलियो को होता है, क्या होता है, पोलियो जो होता है वो पोलियो का ही टीका दिया जाता है आपको, लेकिन बहुत कम मात्रा में। कोरोना का ही टीका आपको लगाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, जिससे आपके अंदर क्या हो जाए, एंटीबॉडी डेवलप हो जाए और आपके शरीर की लड़ने की क्षमता जो है बढ़ जाए, ताकि अगर वो सचमुच में आए तो उससे जो है पहले ही तैयार बैठे रहें हम। तो ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। पूर्व चेतावनी यानी फॉर वार्निंग। अगर व्यक्ति को इस बात का आभास हो जाए कि उसकी आवृत्ति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है तो वह सावधान हो जाता है और मानसिक रूप से तैयार हो जाता है कि उसे प्रभावित नहीं होना है। पूर्व चेतावनी की स्थिति में व्यक्ति को अपनी स्मृति में ऐसे तथ्यों को संग्रहित करने का समय मिल जाता है जो अनुनयन को गलत साबित कर सकें। इसलिए पूर्व चेतावनी की स्थिति में आवृत्ति परिवर्तन काफ़ी कम होता है। जैसे कि आपकी माँ जब दूध आपको पिलाती है तो आप उस समय आपको पता चल जाता है कि हाँ मुझे किसी न किसी तरीके से मोटिवेट किया जाएगा और दूध पिलाने के लिए, ठीक है। हाँ, अगर मम्मी ने जो है किसी और तरीके से आपको दूध पिलाने की जो है तकनीकी अपना ली, जिससे आपको यह एहसास तक नहीं हो पाएगा कि आपको दूध नहीं पीना है, ठीक है। जैसे आपने विकास सर ने यहाँ पे इसका उदाहरण दिया था कि अगर आपकी मम्मी कहें कि आपको दूध रोज़ पीना है तो आप कहेंगे कि नहीं मुझे दूध नहीं पीना है।
और इसी तरीके से आपने मान ली एक बार मना किया और आपकी माँ ने कहा कि आपको जो है दूध नहीं मिलेगा, आपके बड़े भाई को दोगुना दूध मिलेगा, आपको एक भी दूध आज से नहीं मिलेगा। तब आप क्या करेंगे? उस समय आप कहेंगे नहीं मुझे भी दूध चाहिए और मेरे भाई का भी संति, मेरे भाई का हिस्से का भी मुझे दूध चाहिए। तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे? आप परसुएट हो जाएंगे, जबकि आपको पता नहीं है कि सामने वाला आपको परसुएट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अगला हमारा प्रतिक्रिया या प्रतिघात यानी रिएक्टेंस। यदि संप्रेषक श्रोता पर अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए अत्यधिक दबाव बनाता है तो श्रोता को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में लगने लगती है। उसे लगता है कि बिना उसकी सहमति से उसके विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में श्रोता में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और वह अनुनयनकर्ता के संदेश का विरोधी हो जाता है। जैसे यदि कोई दुकानदार किसी ग्राहक पर कोई वस्तु विशेष खरीदने के लिए अत्यधिक दबाव डालता है तो ग्राहक उस वस्तु को नहीं खरीदता। ठीक है, मान लीजिए कि आपको जो है आप ख़रीदने गए और मोबाइल के शॉप पे और आपको वीवो और आईफोन इस तरीके से जो है तमाम प्रकार के फ़ोन हैं और दुकानदार जो है उसको जो है वीवो पर ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और दुकानदार आपको बार बार कह रहा है कि आप वीवो का फ़ोन लीजिए, सही है, ठीक है, बार बार आपको कह रहा है। तो आप सोचेंगे कि नहीं इसका कोई फ़ायदा होगा या इस तरीके से इसने तभी बार बार ये कह रहा है। जबकि अगर अच्छा दुकानदार होगा तो कहेगा कि आपको जो समझ में आए वो ले लीजिए, ठीक है। बाद में जब आपने वीवो की बजाय ओप्पो या फिर दूसरा कोई फ़ोन चुना तो आपने कहा कि सर देखिए ये फ़ोन जो है वो ख़राब है, ठीक है, आप ले जाएंगे, इसकी वारंटी तो है लेकिन 10 बार आप चेंज करेंगे और कोई मतलब इसका निकलेगा नहीं। हाँ, अगर आप ले जाना चाहें तो वीवो का ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें जो है वारंटी भी है और ये काफ़ी चलता भी है और इस जितने भी कस्टमर ले गए हैं वो काफ़ी संतुष्ट भी है। बाकी आपकी मर्ज़ी। इस तरीके से अगर परसुएट करेगा तो सामने वाला कहेगा हाँ बात में तो दम है, साहब खरीद लेना चाहिए। तो इस तरीके से वो जो है वीवो को न लेकर, ठीक है, दूसरा फ़ोन ले लेगा जिसे वो दुकानदार बेचना चाहते हैं। तो परसुएट करने का भी कई तरीका होता है। अगला है हमारा चयनात्मक उपेक्षा यानी सेलेक्टिव अवॉइडेंस। यदि कोई अभिवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति स्वयं को उसके माध्यम से परिभाषित करता है परंतु अनुनयन के द्वारा उसे बदलने का प्रयास किया जाए तो वह अपनी अभिवृत्ति को बचाए रखने के लिए उन तर्कों और तथ्यों की उपेक्षा करने लगता है जो उसे प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण, आस्तिक व्यक्ति ऐसे तर्कों को नहीं सुनते जो उसकी आस्तिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। आप किसी आस्तिक व्यक्ति से पूछिए, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी बाबा या फिर कोई किसी ऐसे व्यक्ति से जो प्योर आस्तिक हो, ठीक है, जो भगवान में विश्वास रखता हो, उसको आप कुछ ऐसे तर्क दीजिए, ठीक है। तर्कों का पहले तो आपको क्या करेगा? खंडन करेगा, ठीक है, उसके बताएगा। जहाँ पर वो फेल हो जा तो उसको जब लगेगा कि हाँ जो है अब मुझ पर जो है खतरा मंडरा रहा है तो क्या कहेगा? लास्ट में सब प्रभु की महिमा है, या फिर उसको जो है कटाक्ष करते हुए आगे निकल जाएगा क्योंकि उसके विचार उसके प्रति इतने बने हैं कि वो अपने विचारों को भाप जाता है कि मेरे विचार या फिर आवृत्ति चेंज होती है तो उस आवृत्ति को चेंज होने की दृष्टि में वो व्यक्ति उसके विपरीत कदम उठाएगा, ठीक है, नहीं उसको बचाने का प्रयास करेगा। अगला है पक्षपातपूर्ण सूचना ग्रहण तथा अभिवृत्ति ध्रुवीकरण अर्थात बायस्ड एसिमिलेशन एंड एटीट्यूड पोलराइजेशन। पक्षपातपूर्ण सूचना ग्रहण का अर्थ है अपनी आवृत्ति के विपरीत प्रतीत होने वाली सूचनाओं को संदेह की दृष्टि से देखना। आवृत्ति ध्रुवीकरण इससे भी ज़्यादा जटिल स्थिति है जिसमें व्यक्ति मिश्रित सूचनाओं की व्याख्या भी इस प्रकार करता है कि मानो वे उसकी आवृत्ति का समर्थन कर रही हो। उदाहरण के लिए, अयोध्या की खुदाई के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर हिंदू व मुसलमान दोनों ने अपने पक्ष को सही पाया है। अब बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक असंगति की यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस की। संज्ञानात्मक असंगति एक तनाव तथा दुख उत्पन्न करने वाली मन स्थिति है। यह तनाव तथा दुख व्यक्ति के भीतर असंगतियां व विरोध के विद्यमान होने के बोध से उत्पन्न होता है। यह असंगतियां दो प्रकार की होती हैं। पहला, व्यक्ति की विभिन्न आवृत्तियों के बीच, दूसरा व्यक्ति की आवृत्तियों व व्यवहार के बीच। संज्ञानात्मक असंगति प्रायः हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी मात्रा में होती है। अगर यह उग्र रूप धारण कर ले तो व्यक्ति का साधारण जीवन ही अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आवृत्ति परिवर्तन के लिए इस मन स्थिति का उपयोग किया जा सकता है। संज्ञानात्मक असंगति के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। पहला, ईमानदारी व अधिक धन कमाने की आवृत्ति के बीच असंगति, प्रेम के प्रति प्रतिबद्धता व माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता की आवृत्ति में असंगति,
ठीक है, यानी दो विचार हैं, एक तो वह प्रेम भी करता है और दूसरी तरफ माता पिता का सम्मान भी करता है, ठीक है, आज्ञा पालन भी करता है। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, ठीक है, यानी विचार का है विचार मतभेद इसमें आ जाएंगे। सफलता के प्रति सकारात्मक व मेहनत के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति में असंगति आदि। उपरोक्त सभी विभिन्न अभिवृत्तियों के बीच असंवादिता के उदाहरण है। अभिवृत्ति व व्यवहार के बीच असंगति का सबसे सामान्य उदाहरण पॉलीथीन के प्रयोग के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होने के बाद भी निरंतर पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। यानी हमारी जिसके प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक है लेकिन हम उसको व्यवहार रूप में नकारात्मक रूप में उसका प्रयोग करते हैं। बाध्यकारी अनुपालन की यानी इंड्यूस्ड कंपाइलेंस की बात करते हैं। संज्ञानात्मक असंवादिता उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण या रूप है जब व्यक्ति को बाह्य दबाव के कारण अपनी आवृत्ति के विपरीत व्यवहार करना पड़ता है तो असंवादिता उत्पन्न होती है। इसका सामान्य उदाहरण है अपनी पसंद के विरुद्ध अपने माता पिता की पसंद से विवाह कर लेना। अगला है पाखंड अर्थात हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी संज्ञानात्मक असंगति का एक और कारण या रूप है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने आवृत्ति को सार्वजनिक तौर पर घोषित कर रखा हो और उसके पक्ष में तथ्य तथा तर्क आदि देता रहा हो किंतु उसका अपना व्यवहार उसके प्रतिकूल हो तो संज्ञानात्मक असंगति होगी, उसे पाखंड अर्थात हिपोक्रेसी कहेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि किसी भी व्यक्ति को लेकर ले लीजिए, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी के पक्ष में जो है तर्क देता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए, ठीक है, जबकि वो वास्तविक रूप में उन चीज़ों का उसके जो व्यवहार है वो इसके ठीक जो है उसके प्रतिकूल है, ठीक है, वो ऐसा खुद नहीं करता लेकिन दूसरों को सलाह देता है, ठीक है, जैसे आजकल के पेरेंट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सेम चीज़ें, ये क्या है, पाखंड है। संज्ञानात्मक पेरेंट्स को यहाँ हटा के यहाँ पे कुछ और आप ले सकते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग। संज्ञानात्मक असंगति का समाधान अपने दोस्त को रख सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस की, तो संज्ञानात्मक असंगति व्यक्ति के लिए तनाव का कारण बनती है। इस तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति असंगति से बाहर आने का प्रयास करता है। असंगति का समाधान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जा सकता है। बात करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के यानी प्रत्यक्ष समाधान की। अभिवृत्ति या व्यवहार को बदल लेना। जिन अभिवृत्तियों से असंगति हैं उनमें से किसी एक को बदल लेना ताकि वे संगति में आ जाए। यदि असंगति व्यवहार व अभिवृत्ति के बीच है तो दोनों में से किसी एक को बदलकर असंगति को दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं अतिरिक्त सूचनाओं को एकत्रित करना। इसके अंतर्गत असंगति के विभिन्न पक्षों में से किसी एक पक्ष में अतिरिक्त सूचनाएं एकत्रित की जाती है। जैसे यदि व्यक्ति शराब पीता है और शराब पीने की बुरा भी मानता है तो वह शराब पीने के फ़ायदे के बारे में सूचना जुटाएगा ताकि असंगति को सही ठहराया जा सके। महत्व को कम करना यानी ट्रिविलाइजेशंस। असंगति के किसी एक पक्ष की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। जैसे पॉलीथीन का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक है परंतु लोग इस जानकारी की उपेक्षा कर देते हैं और पॉलीथीन का प्रयोग करते रहते हैं। वहीं अगला हमारा अप्रत्यक्ष समाधान है इनडायरेक्ट सॉल्यूशन। इसके तहत संज्ञानात्मक असंगति का समाधान नहीं किया जाता है बल्कि उससे होने वाले तनाव को कम करने के अन्य उपाय खोजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित दो तरीके हैं। पहला है आत्म अभिपुष्ट यानी सेल्फ अफर्मेशन। यदि असंगति गहन है और दोनों पक्ष इतने प्रबल है कि उनमें से किसी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो व्यक्ति किसी एक अभिवृत्ति अथवा व्यवहार को अन्य तरीके से संतुष्ट कर आत्मसंतोष पाने का प्रयत्न करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति माता पिता की सेवा करना चाहता है परंतु पारिवारिक माहौल या अन्य मजबूरियां ऐसी हैं कि साथ में रहना संभव ही नहीं है, तब वह व्यक्ति आर्थिक सहायता द्वारा या माता पिता की सेवा के लिए किसी और की नियुक्त कर देता है और आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर लेता है। चलिए ठीक है, मैंने माता पिता के लिए कुछ कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य कार्यकलाप की। खुद को अन्य कामों में इतना उलझा लेना कि असंगति की ओर ध्यान ही न जाए या फिर मद्यपान या अन्य मादक पदार्थों के सेवन द्वारा मस्तिष्क की सक्रियता को कम कर लेना। अब बात करते हैं अभिवृत्तियों परिवर्तन में संज्ञानात्मक असंगति की भूमिका यानी रोल ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस इन एटीट्यूड चेंज। बहुत कम फायदा के लिए असंगति में जाना अपेक्षाकृत कठिन है क्योंकि लाभ की अपेक्षा तनाव अधिक होता है, परंतु यदि लाभ अधिक हो तो असंगति से उत्पन्न होने वाला तनाव कम हो जाता है।
यदि किसी की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना है तो असंगति से प्राप्त होने वाले लाभों को कम करके ऐसा किया जा सकता है। जिन अभिवृत्तियों के बीच असंगति है, यदि उनमें से किसी एक अभिवृत्ति को सार्वजनिक कर दिया जाए तो दूसरी अभिवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति ईमानदारी के आदर्श को तो मानता है पर भ्रष्ट भी है। यदि ऐसे व्यक्ति की ईमानदारी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाए और सार्वजनिक समारोह में बुलाकर ईमानदारी पर भाषण देने को कहा जाए तो असंगति बढ़ जाएगी और व्यक्ति की अभिवृत्ति पूरी तरह ईमानदार के पक्ष में हो जाएगी, तब उस पर सामाजिक दबाव भी पड़ेगा। तो इस तरीके से समझाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। अगला हम अगले क्लास में बात करेंगे राजनीतिक अभिवृत्तियाँ की, यानी पॉलिटिकल एटीट्यूड की हम बात करेंगे अगले क्लास में। आई होप आपको ये सेशन सही अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। Thank you so much. Keep loving, keep supporting and keep stay with us. Thank you so much.